निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क के ऐसे हिस्सों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तरजीही बुनियादों पर बनाया जाए जहां बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। बलोचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की ज़रूरत है। काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच बुरे कार लाए जाए। निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और अली मर्दान जुम्की की मुलाकात। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। गवर्नर मेहदी शाह की निगरान वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के दौरे और कानून साज असम्बली से खिताब की दावत। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मीडिया वर्कर्स सहाफ़ी बिरादरी को पैमरा तरमीमी बिल 2023 पर हिमायत का यकीन दिलाया। इश्तिहारात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन के वाजबात की अदायगी से जोड़ने से मसाइल के हल में मदद मिलेगी। मीडिया रजाकाराना तौर पर नौजवानों को फेक न्यूज़ डिसइंफॉर्मेशन बारे आगाह करे। मीडिया लोगों को अखलाकियात और सोशल मीडिया की जिम्मेदाराना और तामीरी इस्तेमाल बारे आगाह करे। सदर ममलकत की सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। पीटीआई के वकील ने शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने के बजाय एक बार फिर मजीद मोहलत मांग ली। केस में कुछ कंफ्यूजन है, जवाब जमा कराने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अगली समाअत तक तमाम दस्तावेजात दे देंगे। पीटीआई के वकील की दरखास्त। केस की समाअत 24 अगस्त को होगी। भारत के जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल। कश्मीरियों ने घरों पर स्याह परचम लहरा दिए। भारतीय हुकूमत से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक शफाफ रेफरेंडम का मुतालबा। वादी भर में इंटरनेट सर्विस बंद। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सिहोनी फोर्सेस के मजालिम का सिलसिला जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग, 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। इसराइली फोर्सेस का अरीहा शहर में उक़बा जबर कैंप पर छापा, 20 साला नौजवान गिरफ्तार। रवां साल शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 216 हो गई। और महकमे मौसमियात की आज से आइंदा 2 रोज़ के दौरान बारिशों के सिलसिले की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीव, सवात, कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मानसेरा, एबटाबाद, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। स्याह दौरान सफर एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप देख चुके हैं। तफसीली खबरों की जानिब बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में मुख्तलिफ वजारतों के अहम उमूर और जारी मनसूबों से मुतालिक जायजा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी सड़कों की तामीर और निगरानी के हवाले से बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। उनका कहना है कि मुल्क के ऐसे हिस्सों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तरजीही बुनियादों पर बनाने की ज़रूरत है जहां बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है और इस हवाले से बलूचिस्तान में तवज्जो की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत की कि बलूचिस्तान की दूसरे सूबों से राब्ता सड़कें बेहतर की जाए। कराची ता चमन शाहरा की अस्तर नौ तामीर पर जल्द काम शुरू किया जाए और काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए तमाम वसाइल भी बुरेकार लाए जाएँ। ब्रीफिंग के दौरान इजलास को बताया गया कि कोयटा सक्खर हाईवे पर पिंजरा पुल और कोयटा यूब शाहरा पर सवार पुल पर जारी काम मजीद तेज़ कर दिया गया है। गुज़श्ता बरस सैलाब से ये पुल तबाह हो गया था। 15 मीटर ऊंचे और तकरीबन 12 मीटर चौड़े नए पुल की तामीर के लिए दरकार वक्त का तखमीना 9 माह है। इजलास को आगाह किया गया कि 118 किलोमीटर तवील कोयटा धादर रोड और 188 किलोमीटर तवील धादर जैकबाबाद रोड की अस्तर नौ तामीर और बहाली भी की जाएगी, जिससे न सिर्फ वक्त और ईंधन की बचत होगी बल्कि ट्रैफिक का रश भी कम करने में मदद मिलेगी। सवार पुल की मुरम्मत भी तकमील के आखिरी मराहिल में है, जबकि इस दौरान अस्तर नौ तामीर में 6 माह लगेंगे। इजलास में निगरान वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुक्काम को जारी मनसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम करने और मुजव्वज़ा मनसूबों पर ब्रीफिंग तैयार करके पेश करने की हिदायत की।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब वफाक को मजबूत करेगा। उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को इंफ्रास्ट्रक्चर समेत गिलगित में जारी तरक्याती मंसूबों और कराकरम यूनिवर्सिटी पर पेशरफ से आगाह किया। सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के दौरे, कराकरम यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह और कानून साज असेंबली से खिताब की दावत भी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने नेक ख्वाहिशात के इजहार पर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और अली मर्दान डुमकी ने भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में जाम कमाल ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जाम कमाल का शुक्रिया अदा किया। और नाज़रीन, मुल्क में निगरान वफाकी काबीना के लिए मुशावरत का अमल जारी है। मीडिया में वफाकी काबीना के लिए मुतादिद नाम ज़ेर गर्दिश है, ताहम अभी तक हतमी नाम सामने नहीं आ सके। कानूनी माहिरीन इसके मुताबिक कहते हैं कि आइन के शिक 224 के तहत वफाक और सूबों में तश्कील पाने वाली निगरान हुकूमतों की सबसे अहम जिम्मेदारी आइंदा आम इंतखाबात के साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद के इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करना है। रवां साल 26 जुलाई को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट 2007 में की गई तरमीम के तहत अब निगरान हुकूमत अहम कौमी उमूर पर इंतजामी फैसले लेने की भी मिजाज है। यही वजह है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जिम्मेदारियां संभालते ही वजारतों से ब्रीफिंग तलब की। आइन की शिक 224(1) के तहत अगर असेंबलियां मुद्दत पूरी होने से कबल तहलील कर दी जाएं तो उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल की जानिब से मुल्क में नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आइन की शिक 51 की ज़ेली दफा 5 के तहत अरसर 9 इंतखाबी हल्का बंदियां करवाना होंगी, जिसमें चंद माह का वक्त लग सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जोर दिया है कि मीडिया रज़ाकाराना तौर पर नौजवानों को फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन से मुतालिक आगाही दे, क्योंकि नौजवान फेक न्यूज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। PFUJ, APNS, PBA, CPNE और मेंडा वफूद ने सदर ममलिकत से इस्लामाबाद मुलाकात की। बच्चों को खास तौर पर फेक न्यूज़ के मुस्बरात बारे तालीम देने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ममलिकत कहते कि मीडिया बिलखुसूस सीनियर सहाफ़ी तालीमी इदारों और जामियात के साथ रवाबत बढ़ाएं और सहाफ़त के मैदान में होने वाली नई पेशरफ्त के बारे में तलबा को आगाह करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुआशरे में मुकालमे और ख्यालात के आज़ादाना तबादले की ज़रूरत पर भी जोर दिया। मीडिया की नई शक्लों बिलखुसूस सोशल मीडिया की हरकत को समझना चाहिए और मीडिया लोगों को अखलाकियात और सोशल मीडिया के ज़िम्मेदाराना और तामीरी इस्तेमाल के बारे में आगाह करे। वफ़द ने सदर ममलिकत को नए बिल की मुख्तलिफ शिकों के बारे में बताया, जबकि कानून साजी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत ने कहा कि इश्तिहारात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाजमीन के वाजबात की अदायगी से जोड़ने से मसाइल के हल में मदद मिलेगी। सदर ममलिकत ने मीडिया वर्कर्स सहाफ़ी बरादरी को पैमरा तरमीमी बिल पर अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने पैमरा कानून में तरामीम मुतारिफ कराने पर मीडिया बरादरी की इज्तिमाई कोशिशों को सराहा। सदर ममलिकत का कहना था कि तरमीमी बिल मौजूदा मीडिया कानून में बेहतरी लाया है। वफ़द का इस मौके पर कहना था कि तरमीमी बिल से सहाफ़ी बरादरी के साथ साथ मीडिया मुलाज़मीन को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वफ़द ने सदर ममलिकत की जानिब से हिमायत मीडिया कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल के हल में दिलचस्पी लेने पर शुक्रिया अदा किया। और नाज़रीन, सूबा बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला का फैसला अब तक नहीं हुआ। वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर खान एडवोकेट की गुज़िश्ता शब मुलाकात में निगरान वज़ीर आला के नाम पर तफसीली मुशावरत हुई। जी हाँ, और इसी हवाले से दोनों रहनुमाओं के दरमियान फाइनल राउंड आज होगा। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुतफ़क्का नाम पर इंतखाब न होने की सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल होगी। उधर आम इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। ज़ाब्ता इखलाक के तहत नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ खबरें नशर करने पर
पाबंदी है। वोटर की राय मुतासर होने से बचाने के लिए अदलिया, रियासती इदारों, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और नजरियात से मुतल्लिक मनफी मवाद नशर नहीं किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन ने जारी करदा ज़ाब्ता अखलाक में सोशल मीडिया को भी शामिल कर रखा है। उम्मीदवारों के ज़ातियात, मजहब, बिरादरी से मुतल्लिक मनफी मवाद नशर करने पर भी पाबंदी होगी, जबकि सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को भी सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा कौमी ख़जाने से किसी भी उम्मीदवार और सियासी जमात की मुहिम चलाने पर भी पाबंदी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने कहा है कि हल्का बंदियां अवामी मुफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामलात हल करे। सिंध में हल्का बंदियों से मुतालिक मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हुए 2 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ अंदाज से हल्का बंदियां कराने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सिंध में हल्का बंदियों का मामला ज्यादा हसास है और अक्सर वहां से इस हवाले से शिकायत की जाती हैं। दौरान समात चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन की डायरेक्टर जनरल लॉ से इस्तफसार किया कि आम इंतखाबात कब हो रहे हैं, जिसका वो कोई जवाब न दे सके, जिस पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी इंतखाबात की कोई तारीख तय ही नहीं हुई। सिंध में कौमी असेंबली के हलकों 192, 193 और सूबाई के हलकों 7, 8 और 9 शिकारपुर की हल्का बंदियों को चैलेंज किया गया था। इसी 2 रुकनी बेंच ने साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल के खिलाफ 2018 से ज़ेर इल्तवा तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज करते हुए वाज़ेह किया कि तौहीन अदालत हुई या नहीं हुई ये अदालत ने खुद तय करना है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर वकील ने एक बार फिर शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराने के बजाय मजीद मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच ने समात की। पीटीआई के वकील अली जफर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस केस में कुछ कन्फ्यूजन है, जवाब जमा कराने के लिए कुछ वक्त चाहिए, अगली समात तक तमाम दस्तावेज़ात दे देंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डीजी फाइनेंस मसूद शिरानी ने भी इस केस के हवाले से ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समात 24 अगस्त तक मुलतवी करते हुए अगली समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। इंसरार दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी है। एटीसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना खन्ना में 2 और थाना बाराकऊ में 1 मुकदमा दर्ज था। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम हाजिरी के बायस ये जमानतें खारिज की। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई के साइफर बयानिए से मुतालिक अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अवाम का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई झूठ बोल रहा है, ये फिर आएगा और यही ड्रामा करेगा। साइफर मामले को खुद बढ़ा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। अगर इस मामले में कोई हकीकत होती तो ये सबके सामने खुल चुकी होती। हमें सियासी मुखालफत में बैरूनी ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना है, वैसे ही बात है, हमें तो कुछ भी नहीं लगा। वो फिर आएंगे, फिर ये ड्रामे होते रहेंगे। इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, ड्रामा ही कर रहे थे अपने लिए। साइफर की इंटेंसिटी है उसको खुद बढ़ा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत मुसीबतों में इस वक्त। बेहतर ये है कि लेट साइफर गो और आगे चले। अगर इसमें कोई ऐसी हकीकत होती तो मेरा ख्याल है अभी तक ये ठीक से एक्सपोज हो गया होता। हमें अपनी सियासी मुखालफत में या हमारे अंदरूनी मामलात के लिए हमें अपने डिप्लोमेटिक और बैरूनी जो ताल्लुकात हैं उनको इस तरह स्पॉइल नहीं करना चाहिए। आपने एक चीज़ इस्तेमाल करने की, एक कार्ड खेलने की कोशिश की थी। जश्न आज़ादी के मौके पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जिन्ना हाउस का दौरा करके सानिया 9 मई की शदीद मसम्मत की। उन्होंने इस अज़्म का यादा किया कि मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करेंगे। तफसील फरहाना खान से। यौम आज़ादी पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के वफ्द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। वफ्द की क़यादत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और कायम मकाम सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने की। वफ्द ने 9 मई के सियादिन की तबाहकारियों की शदीद मजम्मत की और जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। जिन्ना हाउस की तस्वीर देख के दिल खून के आंसू रोता है, मगर आज हम यह यादा करते हैं कि आने वाले वक्त में हम अपने मुल्क और कौम के लिए मुस्बत अंदाज से अपनी सोसाइटी को लेकर चलेंगे। 14 अगस्त जो है वो तजदीद अहद का दिन है। आइए मिलके इस पाकिस्तान को दोबारा संवारें। आइए मिलके इस कौम और इस मुल्क के साथ जो है वो वक्त याद करें जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पाकिस्तान को बनाया था। वो जो जज्बा था उसको जिंदा करने की जरूरत है। यौम आज़ादी का लफ्ज जुबान से अदा होते ही तहरीक पाकिस्तान के वलवला अंगेज दौर की याद ताज़ा हो जाती है और वो जमाना तस्वर में उभरने लगता है जब बड़े सगीर के मुसलमान अपने अज़्म हौसला से अपने मुस्तकबिल की इमारत तामीर कर रहे थे। एक तरफ अय्यार अंग्रेज तो दूसरी तरफ मकार हिंदू।
اس نازک دور میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے غلامی کی تاریکیوں سے آزادی کی رنگین صبح کو تراشا. پرزور طریقے سے ہم 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں. جناح ہاؤس کے در و دیوار کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا. یہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس قومی ورثے کو نظر آتش کر دیا. یہ ہمارے آنے والی نسلوں کی امانت تھی جسے ہمیں بچا کے رکھنا چاہیے تھا. ہم اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں. 14 اگست کے موقع پہ ایک عہد کر لیں کہ ہم لوگ انشاءاللہ مل کے اس پاکستان کے مستقبل کے لیے مل کر کام کریں گے. وفد نے وطن عزیز کے رکھوالوں کو سلام پیش کیا اور کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب مل کر کوششیں جاری رکھیں گے. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. شہدائے پاکستان کو سلام. آزادی کے ایام میں شہداء کے ورثاء کا قوم کو خصوصی پیغام. وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سپاہی ضیاء اکرم شہید نے 6 ستمبر 2021 کو وزیرستان میں اور حوالدار تحسین عباسی نے 1 اگست 2023 کو جام شہادت نوش کیا. شہداء کے والدین، بچوں اور عزیز و اقارب کا کہنا ہے کہ انہیں فخر ہے کہ وہ شہداء کے اہل خانہ ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ میں ایک شہید کا والد ہوں اور 14 اگست یہ جو پاکستان بنا ہے یہ کئی ہزار شہیدوں کی وجہ سے بنا ہے، جس میں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اس ملک کو قائم کیا. آرمی ہماری پہچان ہے. یہ اس کا تھا نا جہاں کا تھا، یہ اس سے اس کو بہت شوق تھا. اس کا ایک دوست لے کے آیا تھا ہمارے گھر، پھر اس کو کبھی کبھی وہ ساتھ اپنے بیٹھتا ہوتا تھا، اپنے بہن بھائیوں کو دوستوں کو ساتھ لے کے پھر بجاتا تھا، پھر گانے شانے بھی گاتا رہتا تھا. زیادہ تر یہ گاتا تھا میرے آم میں شین چل اور کہیں چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں. چلا گیا، شہید ہو گیا. آج 14 اگست یوم آزادی ہے. میرے بابا اس وطن کے لیے شہید ہوئے ہیں. مجھے ان کی شہادت کا دکھ بھی ہے مگر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں. ہمارے بابا بہت اچھے تھے، ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، ہمارے لیے کھلونے لاتے تھے. آج وہ ہمارے ساتھ نہیں، ہمیں بہت دکھ ہے. آج 14 اگست یوم آزادی پاکستان ہے. اس میں بہت سے شہیدوں کا خون ہے جس میں ایک میرے بھائی بھی شامل ہے. محمد تحسین عباسی بہت اچھے تھے. دوران جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی آرمی میں دیتے ہوئے جو ہے وہ درجہ شہادت انہوں نے پا لیا. تو رب ذوالجلال سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم انہیں جو ہے وہ اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اور ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں کے حوالے سے فرمایا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی عبادتگاہوں میں عبادت کے لیے آزاد ہیں. پاکستان دنیا میں اقلیتوں کی حفاظت کے لحاظ سے سر فہرست ہے. ہم پاکستان کی مسلمان برادری کے شکر گزار ہیں جو ہمارا ساتھ دیتی ہے. اقلیتی برادری کا یوم آزادی پر خصوصی پیغام آپ بھی سنیے. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں. دل کی گہرائیوں سے 14 اگست کی بہت بہت بدھائیاں پیش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہاں پر پاکستان میں بڑی آزادی کے ساتھ اپنی تمام تر رسومات بڑی آزادہ طریقے سے مناتے ہیں. پاکستان کے اندر ہم لوگ بہت آزادی سے رہتے ہیں. ہمیں پوری آزادی ہے کہ ہم اپنے مذہبی تہوار بہت آزادی سے مناتے ہیں. تو ہاٹ کے اندر ہم باقاعدہ اپنی جھانکیاں نکالتے ہیں. بھی آیا ہے کوئی زخم تیرے سینے پر، اے وطن تیری قسم میرا بدن ٹوٹا ہے. پاکستان دنیا کے تمام ممالک میں سر فہرست ہے جو اقلیتوں کی حفاظت کرتا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیں ہر لہجہ ہر موڑ پر ترقی سے نوازا ہے. ہم جو ہے بحیثیت مسیحی قوم اس ملک میں بہت خوش ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا گزر بسر رہن سہن سب کچھ اچھا ہے. ہمیں مکمل طور پر اپنی عبادات اپنے پروگرام کو منانے کی بھرپور آزادی حاصل ہے.
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी रही और इंडेक्स 141 पॉइंट्स इजाफे के बाद 48,565 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 159 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 154 में कमी, जबकि 25 कंपनीज के शेयर्स में कोई तब्दीली नहीं हुई। मार्केट में 1,23,430 तिजारती लेन देन के सौदे हुए, जिसका हजम 25 करोड़ से ज्यादा और मारियत 90 अरब रुपए से ज्यादा रही। और नाज़रीन, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हमारे मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने टाइम दिया। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हम आज देख रहे हैं कि मार्केट हमें बिहेव करती हुई नजर आ रही है। आज भी जो क्लोजर है वो बड़े पॉजिटिव नोट पर हुआ है और रुपये ने भी माइनर एप्रिसिएशन देखी है। ओवरऑल आप मार्केट की आउटलुक को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि छुट्टियों के बाद जब आज स्टॉक एक्सचेंज खुला तो 150 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स जो था वो 48,500 से तजाविज कर गया, जो एक मुस्बत पेशरफ्त है और जिसका बिजनेस कम्युनिटी ने खैर मुकद्दम किया है। देखिए, जब से IMF से हमारे मुआहदे की हुआ है IMF से, उसके बाद आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली हमारे स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई है और एक वक्त में जो हम 41,000 के ऊपर पहुंच गए थे, अब वो हम 48,500 पे चले गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि स्टॉक मार्केट में जो है वो मजीद आने वाले दिनों में तेजी आएगी। और ये सब शुरू हुआ है कि जब से हम IMF के बाद दोबारा उन्होंने हमारे साथ जो मुआहदा जो था वो जेपटाइज हो गया था, प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी इमरान खान की, उन्होंने किया था। तो ये एक पॉजिटिव नोट है और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आने वाले वक्तों में बिजनेस कम्युनिटी सोचती है कि स्टॉक एक्सचेंज में और भी बेहतरी आएगी। मिर्ज़ा साहब, जैसे आपने कहा कि एक्सपेक्टेड यही है कि और भी बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह जो परफॉर्म कर रही है स्टॉक मार्केट और कारोबारी बरादरी की जानिब से भी जो एतमाद का इजहार किया जा रहा है, अब क्या समझ रहे हैं निगरान हुकूमत, और आज पहला दिन था, अभी काबीना तश्कील पाएगी, क्या तजवीज़ करेंगे पॉलिसीज़ के तसलसल के हवाले से? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से कि हमारी केयरटेकर जो गवर्नमेंट है, बट डेफिनेटली ये बातें सुनने में आ रही हैं कि इसमें उन टेक्नोक्रेट्स को लिया जाएगा काबीना के अंदर जो अपने एक्सपर्ट्स हैं अपने चाहे वो फाइनेंस के हों, चाहे वो इंडस्ट्री के हों, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स के हों। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप देखेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट जितने अरसे भी रहती है, और इसमें देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट पे इस वक्त बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इसको IMF जो है वो मॉनिटर कर रही है और वो देखेंगी कि कोई ऐसी डिविएशन नहीं हो जो उनसे हमने मुआहदा किया है। उनकी जो भी शराइत थी जो हमने एक्सेप्ट की हैं, उनको हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट चाहे वो 3 महीने की हो या 6 महीने की हो, जितनी देर के लिए भी आई है, उस पे अमल दरामद जो है होना बड़ा जरूरी है। जी, अच्छा मिर्ज़ा साहब, हम अक्सर ये बात करते हैं कि टैक्स एक्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है, टैक्सेशन को वाइडन करने की ज़रूरत है। इसको बढ़ाने के लिए, इसका दायरा कार वसी करने के लिए सर आप क्या तजावीज़ देंगे, क्योंकि ये बड़ी सख्त ज़रूरत है। ऐसे लोग जो कि बहुत कुछ अफोर्ड कर सकते हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन जो छोटे कारोबारी तबका है वो टैक्स देता है। तो ओवरऑल सबको एक निज़ाम के तहत मुतहरिक करना कितना ज़रूरी है सर? और इसी में सर अगर ऐड कर लें हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से, राइस की प्रोडक्ट हमारी जो इस दफ़ा अच्छी एक्सपोर्ट हुई है, फिर जो इमदादी कीमत कपास के लिए तय की गई, उसकी वजह से कपास की फसल भी अच्छी होने जा रही है, तवक्कुआत यही हैं, तो एक्सपोर्ट्स पर हमारी गिरफ्त जो है वो मजीद बेहतर होगी। जी हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो टैक्स रेट का मैं जिक्र करूंगा कि ये कुछ इस तरह का एक फैशन बन गया है कि ये कहा जाता है कि बिजनेस कम्युनिटी जो है वो टैक्स पे नहीं कर रही है। अगर आप टैक्स नेट को देखिए तो टैक्स नेट में कंटिन्यूसली इजाफा हो रहा है और टैक्स रेवेन्यू के अंदर भी कंटिन्यूसली इजाफा देखने में आया है। अगर आप 2 हुकूमतों में देख लें तो हमारा टैक्स नेट का जो IMF ने जो भी रखा था वो हम उसको अचीव कर चुके हैं और ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूं कि 5 साल पहले हम क्या टैक्स कर रहे थे और अब हम देखें तो उससे हम बहुत ज्यादा आगे निकल गए, कई गुना उसके अंदर इजाफा हुआ है। जहां तक आपकी दूसरी बात का है, देखिए इस बार जो है हमारी राइस की बड़ी अच्छी फसल हुई है, हमारी कॉटन की बड़ी फसल जो हुई है और खास तौर पे राइस से इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस बार जब प्राइम मिनिस्टर साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ लाए थे तो उनसे राइस वालों ने भी मुलाकात की थी और ये हम देख रहे हैं कि 3 से 4 बिलियन
इंशाल्लाह हमारी राइट्स की जो है एक्सपोर्ट जाएगी। उसकी वजह बिल्कुल ये ठीक, हो 4 गया बिलियन तक एक्सपोर्ट जा रही है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इश्ताक बेग साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल और साथ साथ कुछ टैक्स नेट और एक्सपोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे। बिल्कुल जी, कुछ आगे बढ़ते हैं। और कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, जिसका मकसद आलमी बिरादरी को यह पैगाम देना है कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी मकबूजा इलाके में जारी भारतीय मजालिम की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए भारत मुखालिफ मुजाहरे कर रहे हैं। हुर्रियत क़यादत ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि भारत को मकबूजा कश्मीर में अपना यौम आज़ादी मनाने का कोई हक नहीं, क्योंकि इसने कश्मीरी अवाम की मर्जी के खिलाफ जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि भारत अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा है, जबकि यही मुतालबा करने पर कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है। क्या ये भारत के लिए बाइसे शर्म नहीं? उधर भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मुमताज़ हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया और समाजी कारकुन मशाल मलिक ने कहा है कि भारत के अवाम से ये सवाल करती हूँ, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके हुक्मरानों ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है? अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि भारत जो अमन, उसूल और डिप्लोमेसी का प्रचार करता है, फिर कैसे किसी की आज़ादी को सलब कर लिया गया? हमारी चीखों पर भारतीय हुक्मरान अंधे, बहरे, गूंगे बने हुए हैं। आज 15 अगस्त है और हिंदुस्तान हर साल की तरह पूरी दुनिया के अंदर जश्न मनाता है अपनी आज़ादी का और बड़े बड़े सरमन्स देता है कि कितनी कुर्बानियों से उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का मुकाबला किया और हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंट किया ऑक्यूपेशन से। मगर आज मैं एक मासूमाना सवाल पूछना चाहती हूँ हिंदुस्तान की पब्लिक से कि क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आया, क्या आपको कभी भी ये सवाल नहीं उठा आपके दिमाग में कि आप अपनी सरकार से ये पूछें कि क्या वजह है कि 8 से 9 लाख हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पे पिछले 76 ईयर्स से कब्जा किया हुआ है? और क्या वजह है कि कब्जा किया हुआ है? क्या आपके जो ये मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, सेक्युलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, इंटरनेशनल नॉर्म्स और ह्यूमन राइट्स के बड़े फॉलोअर के जो चैंपियंस बनने की जो एडवोकेसी करते हैं आप पूरी दुनिया के अंदर और अपने आप को एक मॉडरेट स्टेट दिखाते हैं और पीस लविंग स्टेट दिखाते हैं, क्या आप लोगों ने कभी नहीं पूछा कि क्यों कब्जा किया, क्यों एक पूरी कौम की आज़ादी के राइट सारे सलब कर दिए और एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया मकबूजा जम्मू कश्मीर को? आपके अपने नेहरू ही तो लेकर गए थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और कितनी ज्यादा करारदादें हैं जो कश्मीरियों को ये मैंडेट देती हैं कि वो अपनी आज़ादी का हक एक्सरसाइज करें। मगर जो वॉर क्राइम्स, जो जेनोसाइड, जो अट्रॉसिटीज कश्मीरियों के साथ हुई हैं दुनिया की तारीख में हमने नहीं देखा। मगर एक दिन जरूर आएगा कि बेशक इस वक्त आप हमारी डेड बॉडीज के ऊपर अपने झंडे लहरा रहे हैं, अपना कब्जा जमा रहे हैं, मगर एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान की पब्लिक को ही जवाब देना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने एक म्यूट साइलेंस रखा और बहुत कन्वीनियंटली डेफ, डम और ब्लाइंड रहे हमारी चीखों के ऊपर। भारतीय यौम आज़ादी के मौके पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल है। 1947 से अब तक भारत 2.5 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद कर चुका है। 1 लाख से ज़ायद बच्चे यतीम, जबकि 23,000 खवातीन बेवा हो चुकी हैं। काबिज फौज 11,000 से ज़ायद खवातीन के साथ ज्यादती, जबकि 7,000 मावराए अदालत कत्ल कर चुकी है। 2012 में बांडीपुरा, बारामूला और कोटोरा में 2700 इज्तमाई कब्रों से हजारों नाकाबिले शनाख्त लाशें दरियाफ्त हुई हैं। बदतरीन रियासती जबर और ओछे हथकंडों के बावजूद भारत कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख और लिबरेशन कमीशन ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने स्याह-परचम उठाकर भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर हुर्रियत कन्वीनर महमूद अहमद सागर और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। अपने खिताब में उनका कहना था कि भारत ने कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। भारत खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहता है, लेकिन अब इसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मुकर्ररीन का कहना है कि कश्मीरियों ने भारत को कभी तस्लीम नहीं किया। हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का बुनियादी हक है। भारत से मुकम्मल आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुकर्ररीन ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करे ताकि पूरे जनूबी एशिया में पायदार अमन कायम हो सके। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, जिसका मकसद अपनी सरजमीन पर भारत के मुसलसल गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। तफसील शेयर कर रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी।
آج بھارت کی یوم آزادی کو کشمیری یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ دہائیوں سے دہشت گرد بھارت نے کشمیریوں کی حقیقی آواز کو دبا کر رکھا ہوا ہے، ان کے اپنے ہی گھروں کو جیل میں بدل دیا، جبکہ کشمیریوں نے کبھی بھارت کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ دہائیوں سے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی جدوجہد میں شدت آتی جا رہی ہے۔ بھارتی یوم آزادی کے موقع پر پوری مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ کشمیری مودی سرکار سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق شفاف ریفرینڈم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شدید رد عمل دیکھ کر مودی سرکار نے وادی بھر میں انٹرنیٹ بند اور کرفیو نافذ کر دیا۔ 1947 سے اب تک ہندوستان 2.5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے۔ بدترین ریاستی جبر اور اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود ہندوستان کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکام رہا۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد بین الاقوامی برادری کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے ذریعے حق کے خود ارادیت سے انکار کرتا رہا ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں پاسبان حریت کے زیر اہتمام یوم سیاہ کے سلسلے میں احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں نے احتجاجی ریلی میں شرکت کی۔ شرکاء نے بھارتی فوجی قبضے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی تک مارچ کیا۔ شہریوں نے سیاہ پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے بھارت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ بھارت کا یوم آزادی ریاست جموں کشمیر کے عوام کے لیے یوم سیاہ ہے۔ بھارت ریاست جموں کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت سمیت تمام بنیادی انسانی حقوق سلب کر کے خود کس آئین اور قانون کے تحت یوم آزادی منا رہا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جب تک جموں کشمیر کے لوگوں کو آزادی، حق خود ارادیت اور انصاف نہیں مل جاتا، کشمیری عوام اپنی جدوجہد ہر محاذ پر جاری رکھیں گے۔ کشمیری بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں ضلع کچہری سے چوک شہیداں تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے سیاہ پرچم اٹھا کر بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے بازی کی۔ عبدالحمید لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ سینئر حریت رہنما ہیں۔ عبدالحمید لون صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور چونکہ 5 اگست 2019 کے بعد سے جو بھارت نے غیر قانونی اقدام کیا تھا اور جو متنازع حیثیت اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، اس مرتبہ بھارت کا یوم سیاہ اور اس پر ہونے والا احتجاج پوری دنیا میں کشمیر کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ جی بالکل، کشمیری عوام آج سیاہ فائر لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں۔ آج کا دن کشمیر کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، تو وہیں ہندوستان آزادی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، مگر اس نے ہماری آزادی کو سلب کیا ہے اور اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہماری آزادی سلب کر کے اپنی آزادی سیلیبریٹ کرے۔ کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور بین الاقوامی سطح پہ یہ تسلیم شدہ متنازع حیثیت رکھتا ہے، تو وہیں کشمیری پچھلے 76 سال سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی برادری کی غفلت ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کی غفلت ہے کہ انہوں نے آج تک مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کوئی عملی کردار ادا نہیں کیا۔ تو وہیں آج ہم یوم سیاہ منا کر ایک مرتبہ پھر دنیا کو باور کرا رہے ہیں، وہیں ہندوستان کو بھی یہ باور ہم کرا رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے حوالے سے منفی رویہ ترک کریں، اور کشمیر جو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ آپ کا کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے اور نہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ مسئلہ ہے یہ۔ تو آپ پازیٹیو اپروچ اپنائیں اور کشمیریوں کو وہ حق دے جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا کریں۔ تو وہیں آج کشمیری دنیا بھر میں مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، تاکہ بین الاقوامی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، تاکہ اقوام متحدہ کے ادارے کو جوڑا جائے جو غفلت کی نیند سویا ہے، جو خاموش ہے۔ تو وہیں 5 اگست کا جو ثانیہ تھا جب بھارت نے ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا، کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا، اس کے بعد مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں صورتحال ہی تبدیل ہو گئی ہے، لا قانونیت ہے، نہ وہاں ڈیموکریٹک رائٹس ہیں لوگوں کے، نہ وہاں پر ہیومن رائٹس ہیں، بلکہ فنڈامنٹل رائٹس بھی ہمارے سلب کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، خون کا عالم ہے، لا قانونیت ہے، بھارتی قابض افواج کو لائسنس دیا گیا ہے کشمیریوں کو مارنے کا، آئے روز ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، جینوسائیڈ وہاں ہو رہا ہے، خواتین کو وہاں سیکشولی ہراسن کیا جا رہا ہے، بچوں کو پیلٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں پر یک طرفہ میڈیا پالیسی اپنائی گئی تاکہ دنیا کو مس لیڈ کیا جائے۔ مگر آج کے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں
कश्मीर की हकीकत छुप नहीं सकती है और भारत इस हकीकत को झुटला नहीं सकता है। तो वहीं आज एक मरतबा फिर हम जहां पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कश्मीर के हवाले से एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे हमें हौसला मिला है, सरहद पार जो मैसेज गया है उससे तहरीक आज़ादी में एक वलवला पैदा हुआ है। और इसी तरह हम समझते हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों की भरपूर सफारती सियासी इखलाक की हमायत जारी रखेगा और बैन अवी फोरम्स पे इस मसले को शदमत से उठाने की जरूरत है। हम दुनिया के अंदर इन्वॉइस भेजें, हम दुनिया के अंदर वेल वर्सड पार्लियामेंटेरियन भेजें, फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे जाएं, हुर्रियत क़यादत जाए, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप जाए। हमने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस मसले को शदमत से उठाना है। हमने दुनिया के अंदर लॉबी करनी है, आलमी दरसगाहों में हमने जाना है, हम यूरोपीय यूनियन के अंदर जाएं, हम हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जाएं और अमेरिका के अंदर जाएं और हिंदुस्तान को एक्सपोज करें। तो ये जिम्मेदारियां बनती हैं। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत भी इंशाल्लाह इस पे काम करेगी। जहाँ फॉरेन पॉलिसी हमारी माशाल्लाह मवसर जा रही है और पाकिस्तान की जो सफारती काविशें हैं वो काबिल तहसीन है। मजीद हमने जारियाना काम करना होगा और हिंदुस्तान को जो है वो तहत देना होगा, हिंदुस्तान को एक्सपोज करना होगा ताकि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में जो हलाकतें हो रही हैं, जो जुल्म तशद्दुद है, उसको रोका जा सके। ठीक, अच्छा अब्दुल हमीद लोन साहब, मैं सवाल तो आपसे कुछ और पूछना चाह रही थी, था तो ज़ाहिर है इसी से रिलेटेड, लेकिन जब आपने जिक्र किया तो मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगी। सर, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी तवाना आवाज़ और मौसर अंदाज में उनकी जो नुक्ता नज़र है बयान करने के लिए हमारे पास OIC का फॉरम भी है, SCO का फॉरम भी है। इनको हम कितना पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुंचा सकते हैं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है, ना कश्मीरियों के लिए ना दीगर मुसलमानों के लिए। देखें, OIC के फॉर्मेट से अगरचे स्टेटमेंट्स आई हैं ताहम OIC ने कोई अमली किरदार आज तक नहीं किया, बदकिस्मती से। अगर चाहिए दूसरा बड़ा बैन अवी फोरम था यूनाइटेड नेशंस के बाद और मुसलमानों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इस फोरम के साथ। कश्मीर के मुसलमान को अगर आप देखें वहां तो वो करम में है ही, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों की सूरत हाल है वो भी इंतहाई गंभीर है, वो भी इंतहाई संगीन है। मगर OIC ने आज तक वहां पर मुसलमानों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं इस फोरम को, इस मुर्दे घोड़े को भी चलाने की जरूरत है। पाकिस्तान इसमें अहम रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान जो हमारे हमदर्द ममालिक हैं उनके साथ मिलकर OIC को एक मुनज़्ज़म और मवस्सर फोरम बनाए ताकि दुनिया भर के साथ कश्मीरी मुसलमानों को बचाया जाए। सर, पाकिस्तान का तो रोल आपके सामने है, लेकिन आई थिंक कि हमें फॉलो अप की भी बड़ी सख्त ज़रूरत है। जितने भी मुसलमान ममालिक हैं एक बहुत बड़ी तादाद में हैं, तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान हैं इस पूरे खित्ते के अंदर। तो उसमें अगर हम फॉलो अप ले लें या फॉलो करें इस चीज़ को तो यकीनी तौर पर इन फोरम्स को हम बड़े मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने LDA 1 विंडो सेल लाहौर का दौरा किया। वज़ीर आला ने 1 विंडो सेल में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और उनकी दरख्वास्तों के हवाले से उनसे बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि LDA 1 विंडो सेल में FBR काउंटर के क़याम के लिए इक़दाम जारी हैं। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए 1 विंडो सेल में 2 शिफ्टों में रात 9 बजे तक काम हो रहा है। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दरख्वास्तों को 10 रोज़ में निपटाने का हुक्म जारी किया और ताख़ीर से निपटाने के हवाले से मुतल्लिका हुक्काम को दरख्वास्तों को मुकर्ररा मुद्दत में निपटाने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला ने बुजुर्ग शहरियों को NOC उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचाने की भी हिदायत की। शहरियों ने 1 विंडो सेल में सहूलतें बढ़ाने और दरखास्तों पर फौरी कार्रवाई के हवाले से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। जनाब, कपास की फसल तैयारी के अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, मगर सावन भादों में हवा में नमी, हब्स और दर्जा हरारत इंसानी ज़िंदगी को तो मुतासिर करती है, लेकिन ये मौसमी हालात कपास की फसल के लिए भी निहायत मौजू होते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुल्तान से फरहान मिर्ज़ा। पंजाब में मजमूई तौर पर 48 लाख से ज़ायद एकड़ रकबे पर कपास की काश्त की गई है, जबकि मुल्की पैदावार का तकरीबन 80% जनूबी पंजाब से हासिल होता है। जनूबी पंजाब की आबो हवा चूँकि इस अहम तरीन फसल के लिए निहायत मौजू है, सावन और भादू के महीने में हफ्स ज़दा माहौल दरअसल कपास के टिंडों की बढ़ोतरी और पैदावार में इजाफे का बाइस होते हैं। दिन और रात के दौरान 30 और 40 के दरमियान दर्जा हरारत रहने से फसल को बराह रास्त फ़ायदा होता है। इस मौसम से पौधे की सेहत और पौधे पर फल लेने की जो सलाहियत है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो रहा है और इससे पैदावार पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। फसल की तैयारी के इस अहम मरहले में बेहतरीन पेस्ट मैनेजमेंट और वक्त पर पानी की फराहमी से मतलूबा अहदाफ बासानी हासिल किए जा सकते हैं। टिंडे लगे हुए हैं, उनको मोटा करने के लिए, उनके वज़न में इजाफा के लिए
खाद की मैनेजमेंट बेहतर करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो स्प्रे है जिसमें बोरान और जिंक है उसको इस्तेमाल करें और साथ साथ पोटाश का इस्तेमाल करें, तो इससे फसल की क़ुव्वत मुदाफ़त भी बेहतर होगी, सेहत बेहतर होगी, ज़्यादा फल आएगा, टिंडे का साइज़ बड़ा होगा। रवां साल मुल्क में कपास का पैदावारी हदफ 1,27,00,000 गांठे मुकर्रर किया गया है, जिसमें पंजाब का हिस्सा 83,36,000 गांठे हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 4 माह से कपास की मुहिम जारी है। बेहतरीन निगहदाश्त और मॉनिटरिंग की वजह से पिछले सालों की निस्बत इस साल कपास की बेहतर पैदावार मुतवक्के है। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, कुछ खबर देंगे आपको हम मशरिक़ वस्ता से, यहाँ जहाँ सिहोनी फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया है। फ़लस्तीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक काबिज़ फोर्सेस ने अरीहा शहर में वाक़ अक़बा जबर कैंप पर छापे के दौरान निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों पर फायरिंग की, जिससे 2 नौजवान शहीद हो गए। इस्राएली फोर्सेस ने कैंप से एक 20 साला फ़लस्तीनी नौजवान को हिरासत में भी ले लिया है। रवां साल शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 216 हो चुकी है। और अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर रियासत जॉर्जिया के इंतखाबी नताइज तब्दील करने की कोशिशों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। साल 2020 में अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के इंतखाबी नताइज तब्दील करने की 2 साल तक तहकीकात जारी रहीं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी जराइम के इल्ज़ामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। इस रियासत में डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडन के हाथों शिकस्त हुई थी, ये रवां साल का चौथा केस है जिसमें ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की गई है। ये अमरीकी तारीख में किसी साबिक सदर का पहला ट्रायल है जिसको टेलीविजन पर नशर किया गया। जिन अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई उनमें डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुआवन जॉन ईस्टमैन भी शामिल हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को फौजी साजो सामान पर मुश्तमिल $20 करोड़ का इजाफी पैकेज फराहम करने का ऐलान किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा है कि नए पैकेज में गोला बारूद, तोपखाने के गोलों समेत दीगर असलहा और फौजी साजो सामान शामिल है। उधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इजाफी पैकेज की फराहमी पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया है। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर दिफा सरगेई शोगोव ने दावा किया है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी हथियारों ने खुद को मनवाया है, जबकि मगरबी हथियार गैर मौसर साबित हुए हैं। उधर रूस और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान मुख्तलिफ महाजों पर शदीद लड़ाई इस वक्त जारी है और यूक्रेन और रूसी अफवाज ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रंट लाइन शहर डोनेस्टिक में ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने रूस के खिलाफ लड़ने वाले फौजी अफसरान और जवानों से मुलाकात की है। कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खित्ता पोटोहार समेत शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। बारिश की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। खित्ता पोटोहार समेत शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मज़ीद बारिश होने के हवाले से पेशगोई की गई है। और नाज़िया, आप पूछ रही थी कुछ भादों के हवाले से। तो सावन के बाद जो महीना आता है उसे भादों कहते हैं। भादों की दस्तक के बाद महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई की है। गो के भादों में हम देखते हैं कि मौसमी तब्दीली से पहले भादों में इतनी शदीद बारिशें नहीं होती। हब्स ज़रूर मौजूद होता था लेकिन बारिशें नहीं होती। लेकिन जब से भादों शुरू हुआ है तो बारिशें हो रही हैं और इस हवाले से मज़ीद बारिश के हवाले से पेशगोई भी की गई है, जबकि मैदानी इलाकों में हब्स बरकरार रखने का भी बताया गया है कि बरकरार रहेगा। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग, अभी छुट्टियां थी, लॉन्ग वीकेंड था, तो मैदानी इलाकों से पहाड़ी इलाकों में उन्होंने ट्रैवल किया, नॉर्दर्न एरियाज़ में गए। इसके बावजूद महकमा मौसमियात की जानिब से अब भी ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, सफ़र करना चाहते हैं, तो एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़िए और उन इलाकों में जहां आप सफ़र करना चाहते हैं उसके हवाले से वेदर अपडेट ज़रूर हासिल कर लीजिए। बिल्कुल जी, एहतियात लाजिम है। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हो चला है। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।